हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल और बहुत 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 प्यार आप सबको जो इस वक्त मेरे साथ जुड़ने वाले हैं और बहुत कुछ सीखने और सिखाने वाले हैं। बहुत टाइम बाद आज हम फिर दोबारा एक दूसरे के साथ रूबरू होने वाले हैं और वही प्यारे से एक टॉपिक के साथ जिससे हम बहुत पसंद करते हैं, चाहते ना चाहते हुए भी हम उससे दूर भी नहीं जा सकते। आपने सही समझा, पेरेंटिंग पेरेंटिंग पेरेंटिंग। इट्स अ ब्लिसफुल जर्नी। मैं फिर कहूंगी, इट्स अ ब्लिसफुल जर्नी। हम सब रिलेशनशिप्स बनाते हैं, निभाते हैं और कहीं ना कहीं रिलेशनशिप निभाने का जो बेस होता है वो होता है हमारे बच्चे, हमारे प्यारे बच्चे, जो ना सिर्फ हमारी एसेट्स हैं, हमारे जीने का सहारा भी बन जाते हैं। कहा भी जाता है कि बच्चे मन के सच्चे, और बच्चे मन के सच्चे होते हैं, इसी वजह से हमारे रिलेशनशिप भी सच्चे बन के आगे बढ़ते हैं। पर पेरेंटिंग की ये जर्नी आसान नहीं है। इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। बहुत डिफिकल्ट जर्नी है जहां पे बहुत ही अप्स, डाउन्स और ना जाने कितनी ही तरह की मुसीबतों का हमें सामना करना पड़ता है। मुसीबतें मैं इसलिए कहूंगी क्योंकि टाइम इज प्रेशियस। हम सबके पास वही गिनती के 24 घंटे हैं जिसमें हमें अपना काम भी करना है, इमोशनल स्टेबिलिटी भी लानी है। सब कुछ करते हुए हमें अपने लाइफ को और अपने बच्चों को और अपनी पेरेंटिंग स्किल्स को नर्चर करते हुए बच्चों को एक जिंदगी, अच्छी जिंदगी भी देनी है। तो अगर मैं पर्पस की बात करूं, अगर मैं पर्पस की बात करूं कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ पेरेंटिंग, अगर हम इसकी बात करें और मैं आप सबसे पूछूं कि व्हाट इज द डेफिनेशन, व्हाट इज दैट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरेंटिंग फॉर यू। पेरेंटिंग का मतलब तो हम सभी बता देंगे, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि पर्पस क्या है पेरेंटिंग का, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड पेरेंटिंग, शायद हम लोगों को इसका आंसर मिले या ना मिले। देखो, ऑल ओवर द वर्ल्ड जब हम ग्लोबली बात करते हैं तो पेरेंटिंग के पर्पस को डिफाइन करने के लिए तीन चार चीजें आती हैं और उसमें सबसे ज्यादा होता है कि हम अपने बच्चों को खुश देखना चाहते हैं। दिस इज द पर्पस ऑफ पेरेंटिंग, कि हम अपने बच्चों को खुश देखना चाहते हैं। वी वांट टू सी आवर चिल्ड्रन वेरी हैप्पी। दूसरा होता है हैप्पी कैसे, हैप्पी विद द सिबलिंग्स, घर में जो उनके सिबलिंग्स हैं उनके साथ हम, हमारा बच्चा खुश हो, अपने फ्रेंड्स के साथ खुश हो, अपने मॉम डैड के साथ खुश हो, अपने जो एक फैमिली है उसके बीच में बच्चा खुश हो। बच्चा जब स्कूल जाए, एट दैट टाइम बच्चा इज खुश विद हिज और हर पीयर ग्रुप एंड विद द टीचर्स। बच्चा अपने पीयर ग्रुप में, नेबरहुड में खुश हो। तो इन सारी खुशी को मिला के जो बच्चे में खुशी पैदा होती है उसको कहा जाता है कि वी आर सक्सेसफुल बिकॉज वी आर रेजिंग अ हैप्पी चाइल्ड। एंड सेकंड जो हम बात करते हैं पर्पस की, सेकंड पर्पस ऑल ओवर द वर्ल्ड जो पेरेंट्स का होता है बच्चों की परवरिश के पीछे, वो ये होता है कि हमारा बच्चा रिस्पॉन्सिबल बने। हैप्पी तो हो ही हो, साथ में रिस्पॉन्सिबल बने। एंड व्हेन आई गिव यू, अब मैं आपसे पूछूं अगर कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबल, हाउ कैन यू से योर चाइल्ड इज रिस्पॉन्सिबल, आप रिस्पॉन्सिबल कैसे कह सकते हो? तो बहुत जने सोच में पड़ जाते हैं कि रिस्पॉन्सिबल हमने कह तो दिया, लेकिन रिस्पॉन्सिबल व्हाट। अब जब हम कहें कि पेरेंट का एक पर्पस होना चाहिए कि बच्चे को रिस्पॉन्सिबल बनाना, उसके पीछे दो तीन की एलिमेंट्स हैं। वो ये कि एक तो बच्चा एज एप्रोप्रिएट इंडिपेंडेंट अपने काम करने में हो। दूसरा, वो अपना डिसीजन खुद लेने के लिए तैयार हो जाए। कोई भी डिसीजन हो सकता है। इट कुड बी अ डिसीजन रिलेटेड टू हिज लाइफ, इट कुड बी अ डिसीजन रिलेटेड टू व्हाट ही वांट्स टू वेयर। छोटा बड़ा एज एप्रोप्रिएट डिसीजन ले सके। डिसिप्लिन हो अपनी लाइफ में, सुबह उठना, शाम को सोने का टाइम निर्धारित हो उसका, डेडिकेटेड हो अपने पर्पस के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए या कोई स्पोर्ट्स लिया है उसके लिए, एंड डिटर्मिनेशन उसकी स्ट्रांग होनी चाहिए। तब आप, अगर आपके बच्चे में ये सारी क्वालिटीज हैं, तब आप कह सकते हो कि आपका बच्चा रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल बन रहा है। उसके अलावा जो ओवरऑल, अभी मैं ग्लोबली बात कर रही थी कि पेरेंटिंग के पर्पसेस क्या हैं, दो हमने डिस्कस किए, हैप्पी, रिस्पॉन्सिबल, एंड थर्ड आता है सक्सेसफुल। हम सब चाहते हैं, अल्टीमेटली वी ऑल वांट आवर चिल्ड्रन टू बी सक्सेसफुल, कि हमारे बच्चे आगे जाके एक बहुत ही सक्सेसफुल पीपल बने, लोग बने।
तो अब सक्सेसफुल की डेफिनेशन अगर मैं आप सबसे पूछूं, इनफैक्ट मेरे लिए भी, इस रूम में जितने भी जने हैं मेरे साथ या जो मुझे सुन रहे हैं, सबकी सक्सेसफुल होने की डेफिनेशन अपनी अपनी है, और वो अपनी अपनी जगह सब ठीक भी है। मैं किसी को जस्टिफाई, जर्नलाइज या जजमेंट पास करते हुए ये नहीं कहूंगी आप सही आप गलत। सबकी सक्सेस की डेफिनेशन अपनी ही है। लेकिन अगर एक पेरेंट कम्युनिटी से पूछा जाए कि अकॉर्डिंग टू यू what would you think that your child is successful, how you will define success for your child, तो मैक्सिमम पेरेंट्स ने आंसर ये दिया है, हम अपने बच्चे को फ्यूचर में सक्सेसफुल तब माने जब वो अपने ड्रीम्स पूरे करने के लायक बन जाए। अब ड्रीम्स कैन बी एनी ड्रीम्स, तो अगर बच्चा आपका अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने में कामयाब हो जाता है तो वो एक सक्सेसफुल इंसान है। तो माय डियर पेरेंट्स, पर्पस ऑफ पेरेंटिंग एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले आप अपने बच्चे को खुश बनाइए, हैप्पी इंडिविजुअल्स, देन रिस्पॉन्सिबल। हैप्पी जो होगा वो रिस्पॉन्सिबल कहीं ना कहीं बनने लग पड़ेगा। एंड थर्ड इज, इफ योर चाइल्ड इज हैप्पी, इफ द चाइल्ड इज रिस्पॉन्सिबल, उसको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। ऑल राइट, नाउ अब मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूं तो मुझे कौन कौन लोग इस बात का जवाब दे सकते हैं कि व्हाट आर द चैलेंजेस दैट यू फेस एज पेरेंट्स दीज डेज? आजकल के समय में एज पेरेंट्स आप कौन कौन से चैलेंजेस फेस कर रहे हैं? अगर आप इस अब आप कहेंगे कि मनिंदर मैम ये तो कोई बात कहने वाली ही नहीं है, क्योंकि चैलेंजेस तो इतने ज्यादा हैं पर उसका सोल्यूशन कोई नहीं है। जैसे कुछ एक चैलेंजेस जो अब बात करो पेरेंट्स से पता लगते हैं तो वो हैं जैसे inclination towards screen viewing. It can be a TV, video game, or mobile, or a tab, or something like that. Junk food, inclination towards eating a lot of junk food. Children are not inclined towards eating healthy. They don't have healthy habits. Their sleep pattern is changed. Mobile games, internet games has taken over. मतलब बच्चे बाहर जाके नहीं खेलते, वो टैब्स पे या टीवीज पे गेम ज्यादा खेलते हैं, होमवर्क टाइम पे नहीं करते हैं, देयर अटेंशन स्पैन कम होता जा रहा है, एग्रेसिव बिहेवियर आ रहा है, दे नॉन रिस्पॉन्सिबल एंड दे आर लेजी। तो माय डियर पेरेंट्स, प्रॉब्लम्स तो हमेशा ही रहेंगी। क्या आपने कभी इन प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश की है? नाउ इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन, व्हाट आर द सॉल्यूशंस टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स, आप क्या करते हैं? व्हाट डू यू डू? सो राइट इट डाउन एंड टेल मी, व्हाट डू यू डू व्हेन यू फेस सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स? जब आप ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करते हो तो व्हाट डू यू डू? आप क्या करते हो? ज्यादातर केसेस में हम क्या करेंगे? ज्यादातर केसेस में हम सबसे पहले बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे। वी विल एक्सप्लेन, विल टेल देम व्हाट इज गुड, व्हाट इज राइट। बच्चों तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था, ये ठीक नहीं होता है, हम ऐसे नहीं करते थे अपने टाइम पे, दिस इज नॉट गुड, अगर आप ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। देन जब बच्चा आपकी फर्स्ट कैटेगरी, एक्सप्लेनिंग वाली कैटेगरी में नहीं खरा उतरता, नहीं आपकी बात सुनता, तो आप क्या करते हो? यू स्कोल्ड देम। तब आप थोड़ा गुस्सा करते हो उनको, आप एग्रेशन से जवाब देते हो, उनको बताते हो कि तूने मेरी ये बात नहीं मानी, तूने ऐसा कैसे कर लिया, तुझे ऐसा करना पड़ेगा। और अगर ये सेकंड डिग्री के बाद भी बच्चा नहीं सुधार आता तो आप क्या करते हो? थर्ड आप इस्तेमाल करते हो, उसको कहा जाता है पनिशमेंट। देन यू पनिश योर चाइल्ड। इट कैन बी अ फिजिकल पनिशमेंट, इट कैन बी एन इमोशनल पनिशमेंट, बाइकआउट कर देना, बच्चे को खाना ना देना, बहुत तरह की पनिशमेंट। एंड आई टेल यू, पेरेंट्स आर वेरी क्रिएटिव व्हेन इट कम्स टू गिविंग पनिशमेंट। जब पनिशमेंट देने का टाइम आता है तो पेरेंट्स कैन बी वेरी क्रिएटिव, दे विल हैव सो मेनी आइडियाज टू गिव पनिशमेंट। तो माय डियर फ्रेंड्स, समटाइम्स क्या होता है, आपकी ये एडवाइस एडवाइस में कन्वर्ट हो जाती है। तो आप मुझे बताइए, क्या प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिला? प्रॉब्लम सॉल्व करते करते हम कहीं ना कहीं इमोशनली डिस्कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं बच्चों से। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो नहीं मिला, सॉल्यूशन ढूंढते ढूंढते इस कोशिश में हम कब बच्चे से डिस्कनेक्ट कर जाते हैं, इसका हमें पता ही नहीं चल पाता। तो आइए अब मैं आपको इस जर्नी पे ले जाते हुए ये बताने की कोशिश करती हूँ कि हाउ डू वी गेट डिस्कनेक्टेड फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। हम डिस्कनेक्ट कैसे हो जाते हैं? देखो, जब भी हम अपने बच्चों के साथ
गुस्सा करते हैं, उनको एक्सप्लेन करते हैं या उनको पनिशमेंट मोड में ले जाते हुए उनको कुछ बताने की कोशिश करते हैं, हमेशा ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबली इट इज प्रूव्ड दैट बच्चे जो होते हैं, द चिल्ड्रन ऑफ एनी एज, किसी भी एज का बच्चा, दे गो इन थ्री काइंड ऑफ रिस्पॉन्सेज। उनके तीन रिस्पॉन्स होते हैं, थ्री स्टेजेस ऑफ रिस्पॉन्सेज। बच्चा इसमें से क्या चूज करता है, ये बच्चे की साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है। तो आइए आज इस बात में डिस्कशन करते हैं और इसी से आपको बहुत ज्यादा इंसाइट मिलेगी कि किस तरह से अपने बच्चे को इमोशनली कनेक्शन में लेकर आना है, राइट? तो जब आप व्हेन यू येल, व्हेन यू शाउट, येलिंग, शाउटिंग, चिल्लाना, तो क्या होता है कि बच्चा एक स्ट्रेस, एक पेन फील करता है अपने दिमाग में। और फर्स्ट, सबसे पहले बच्चा क्या करता है, कई बच्चे ऐसा करते हैं कि वो फ्लाइट मोड में चले जाते हैं ना। फ्लाइट मोड, एक जगह से दूसरी जगह, फ्लाइट वर्ड इज टेकन क्योंकि बच्चा डिस्प्लेस हो जाता है, अपनी उस जगह से हटके वो दूसरी जगह चला जाता है, राइट? उसको जब पेन फील होता है, उसको जब स्ट्रेस फील होता है, इसकी वजह से वह आपसे और उस एनवायरमेंट से दूर चला जाता है, अपने आप को अलग कर लेता है, अलूफ कर लेता है। उस हर्ट, उस पेन को वेंट देने के लिए, क्योंकि प्रेशर तो है अंदर, उस इमोशन, नेगेटिव इमोशन को निकालने के लिए वो आप से तो नहीं ले पाया उतना सपोर्ट, तो वो क्या करता है, अपने आप को अलग करके, अपनी अलग दुनिया बसा के वो किसका सहारा ले लेता है? वो ले लेता है टीवी का सहारा या मोबाइल का सहारा, इंस्टाग्राम, चैटिंग विद द फ्रेंड्स। और ही विल समटाइम्स ही दे दीज काइंड ऑफ चिल्ड्रन दे टेक ड्रग्स ऑल्सो। उनको ड्रग्स का सहारा मिल जाता है, दे मेक बॉयफ्रेंड्स एंड गर्लफ्रेंड्स, क्योंकि उनको लगता है कि शायद उनका हम उम्र उनकी बातें ज्यादा सुनेगा। तो वो जो आपसे डिस्कनेक्ट हुआ, कहीं और जाके किसी और के साथ वेंट ढूंढता है और उसके साथ कनेक्शन बना लेता है। इसको कहते हैं फ्लाइट रिस्पॉन्स। इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट पे, चैटिंग्स के थ्रू, गेम्स, एंड सम चिल्ड्रन दे गो एंड दे स्टार्ट रीडिंग अ लॉट ऑफ बुक्स ऑल्सो। उनको लगता है बुक्स उनकी अच्छी फ्रेंड है, तो वो बुक्स के साथ भी अपना टाइम स्पेंड करने लग पड़ते हैं। पर आपसे इमोशनल कनेक्ट उनका चला जाता है, दे गो अवे। उसको कहते हैं फ्लाइट रिस्पॉन्स। सेकेंड टाइप का रिस्पॉन्स तब होता है, अगेन सेम सिचुएशन, आपने बच्चे को समझाया, एक्सप्लेन किया, स्कोल्ड किया, पनिश किया, बच्चे का क्या रिस्पॉन्स होगा? सेकेंड स्टेज ऑफ रिस्पॉन्स इज फाइट रिस्पॉन्स। दिस इज अनदर काइंड ऑफ रिस्पॉन्स, फाइट। तो बच्चा क्या करता है? फाइट नाम ही आपको बता देगा, आंसर बैक, आपको जवाब देगा, एग्रेसिव हो जाएगा, चीजों पे अपना गुस्सा निकालेगा, उठा के चीजें पटकनी शुरू कर देगा इधर उधर, राइट? और कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो जो सिबलिंग्स अपने छोटे बच्चे पे, अपने घर में छोटा बच्चा है उस पे गुस्सा निकालते हैं। बुलिंग बिहेवियर इज वेरी कॉमन अमंग्स दीज काइंड ऑफ चिल्ड्रन। वो बहुत फिजिकल हो जाते हैं, जो बच्चे फाइट रिस्पॉन्सिव होते हैं वो बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत फिजिकल हो जाते हैं। स्कूल जाके उनकी टीचर्स से अगर बात करो तो यही जवाब मिलता है कि बच्चा बहुत ज्यादा मिसबिहेव करता है और बहुत ज्यादा फ्रेंड्स के साथ लड़ाई झगड़े में इसका ध्यान बहुत ज्यादा रहता है। तो कहीं आपको, अगर आपका बच्चा इस तरह का है कि उसके क्लास टीचर या उसके स्कूल वाले आपको इस तरह की बातें बताते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप अपनी चीज अपने उस पे देखिए कि कहीं आपका बच्चा फाइट रिस्पॉन्स वाला बच्चा तो नहीं है। अब देखो, इस रिस्पॉन्स में भी बच्चे को वेंट मिला, पर वेंट क्या मिला? वेंट था फिजिकल। ही विल बी फिजिकल और अपना सारा एंगर जो है वो अपनी फिजिकल एक्टिविटी करके बाहर निकाल देता है। इमोशनली डिस्कनेक्टेड फ्रॉम यू, बट उसने इमोशंस को वेंट देने के लिए क्या ढूंढा? फिजिकल हो जाना, राइट? सो इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा खुद का, कभी कभी खुद का भी नुकसान कर लेता है। और अगर टीनेजर बच्चा फाइट रिस्पॉन्सिव है, तो वो अपनी, अगर उसके पास टू व्हीलर है या कोई भी व्हीकल है, वो उसको ले जाके बहुत ही स्पीड से गाड़ी चलाता है। और कहीं ना कहीं एक्सीडेंट के केसेस जो आप सुनते हैं आजकल, वो इसी वजह से होते हैं क्योंकि घर का गुस्सा, इमोशंस जो उसके नहीं निकले, इमोशंस, ये नेगेटिव इमोशंस, ये इस तरह से फाइट बैक करते हैं अपने आप को नुकसान करवा के। तो अगर आपका बच्चा इस तरह के मोड में गया है तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, इसको इसी वक्त ठीक करने का चांस है, राइट? थर्ड काइंड ऑफ रिस्पॉन्स की बात करते हैं, उसको कहा जाता है फ्रीज रिस्पॉन्स। फ्रीज, अब फ्रीज रिस्पॉन्स दैट मीन्स जब कभी ऐसी सिचुएशन हो, जब आपने गुस्सा किया, आपने पनिश किया बच्चे को, या यहाँ पे येलिंग और टेलिंग की लड़ाई चल रही है, तो बच्चा विल फ्रीज। फ्रीज मतलब नो टॉकिंग एट ऑल,
दे बिकम सो फ्रस्ट्रेटेड, सो एंग्री, सो इमोशनल कि वो अपने आप में रोना शुरू कर देते हैं उसी वक्त. दे डोंट हैव कंट्रोल ओवर देयर इमोशंस. उनके टीयर्स, आंसू आ जाएंगे उनके, वो बोलेंगे कुछ नहीं. दे विल बी वेरी वेरी लेस कम्युनिकेशन, बहुत कम बातें करेंगे, सोशल गैदरिंग में जाना बंद कर देंगे, एकदम अपने आप को अलूफ, बिल्कुल फ्रीज करके अलग डिपार्टमेंट में ही रख लेंगे. आइसोलेट जिसको कहते हैं वैसे कर लेते हैं ये बच्चे अपने आप को. They will have no friends or very few friends. They will not meet people even if it is the birthday party of their best friend. वो वहां पे भी नहीं जाना पसंद करेंगे क्योंकि उनको लगता है कि शायद मैं सोसाइटी के लिए बनाया ही नहीं गया, मुझे कोई पसंद ही नहीं करता. ऐसी फीलिंग्स उनके अंदर आनी शुरू हो जाती हैं. दे स्टे अलोन, बिल्कुल अपनी दुनिया में, बिल्कुल नॉन लिविंग थिंग्स के साथ वो रहना शुरू कर देते हैं. उनको किसी लिविंग थिंग्स के साथ बात करके अच्छा ही नहीं लगता. दे मेड वेरी लेस फ्रेंड्स. और ज्यादातर केसेस में अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी कहा जाता है, ये मैंने भी बहुत कुछ पढ़ा इसके बारे में, कि अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी these kind of children, they are maximum, they are prone to depression. आगे फ्यूचर में जब वो 40-50 क्रॉस करते हैं तो ये लोग, क्योंकि ये जो उनके साथ हार्म बचपन में हुआ है, ये इस चीज से निकल नहीं पाते क्योंकि वो उन्होंने अंदर ही रखा उस इमोशन को बाहर आने ही नहीं दिया. तो ये इमोशन अंदर रह रह के एक नासूर की तरह अंदर रह जाता है और ये बाहर आने में इट टेक 20, 30, 40, 50 years. और कई बच्चों ने तो ये चीज बाहर ही नहीं आती, बच्चा खुद से ही लड़ाई करता रहता है, उनको पता ही नहीं लगता ये क्या हो रहा है, ना पेरेंट्स पता कर पाते हैं इस बात का कि ये क्या हुआ. ओके, तो अल्टीमेटली दीज चिल्ड्रन दे लैंड अप एज द पेशेंट्स ऑफ डिप्रेशन, एंग्जाइटी इन्हीं में होती है, सुसाइडल टेंडेंसीज, सुसाइडल थॉट्स इन्हीं के मन में आते हैं ऐसे बच्चों के. दिस इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स, वर्स्ट फॉर्म. ऐसी फॉर्म को आने देना ही नहीं चाहिए. दिस इज द वर्स्ट फॉर्म. आई विल टेल यू अगेन एंड अगेन. जब बच्चा सब कुछ अंदर ही अंदर अपने आप में ले जाता है और एक फ्रीज मोड में चला जाता है. फ्लाइट मोड और फाइट मोड, फ्लाइट एंड फाइट फिर भी अच्छे हैं. क्यों? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं तो वेंट मिला, कहीं ना कहीं तो उन्होंने अपनी इस नेगेटिव इमोशन को, इस गुस्से को निकाला. बट फ्रीज मोड वाला तो इस चीज को अंदर ही दबा के रख लेता है, और जब वो अंदर ही दबा के रख लेता है तो उससे कहीं ना कहीं उसका कॉन्फिडेंस खत्म होता जाता है. दुनिया से उसका कॉन्फिडेंस, खुद से उसका कॉन्फिडेंस, उसका भरोसा खुद पे, उसके लोगों पे भरोसा, सब खत्म होने लगता है. और इट इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस. अगर बच्चे को ठीक होना पड़े तो उसको साइकेट्रिस्ट की जरूरत पड़ जाती है. अदरवाइज ये जो चीज है इससे बच्चा बाहर निकलने में बहुत बहुत टाइम लगाता है. तो ज्यादातर केसेस में, 90% केसेस में, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, 90% केसेस में जो एल्डर सिबलिंग होता है, बड़ा बच्चा घर का होता है, वो फ्रीज या फ्लाइट मोड में चला जाता है. फ्रीज मोड में या फ्लाइट, फ्लाइट मतलब जगह से अलग कर लेना अपने आप को. और जो यंगर सिबलिंग्स होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं घर के, वो हमेशा उनका रिस्पॉन्स फाइट रिस्पॉन्स रहता है. क्योंकि कहीं ना कहीं छोटे बच्चे को बड़े से ज्यादा प्यार मिलने लग पड़ता है और बड़ा बच्चा ये सोचने लग पड़ता है, ऐसा होता नहीं है ज्यादातर, बट बड़ा बच्चा ऐसा सोचता है कि शायद छोटे को ज्यादा प्यार मिल रहा है. इस वजह से वो फ्रीज या फ्लाइट मोड में चला जाता है. तो पेरेंट्स की यहाँ पे ड्यूटी बनती है कि अपने बच्चे से इमोशनल कनेक्ट बना के रखें, जहां जरूरत हो वहां बच्चे को बताएं. और अगर आपका बच्चा इन 3 रिस्पॉन्सेज में से किसी भी एक रिस्पॉन्स की तरफ जा रहा है तो प्लीज इंटरवीन, जाइए और बच्चे से बात कीजिए. तीनों के तीनों रिस्पॉन्सेज की वजह से ही ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रॉब्लम्स पेरेंटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जनरेट करती है. दीज आर द मदर कॉज, जिसको कहते हैं रूट कॉज. रूट कॉज यही है. अगर आप अपने बच्चे को इन रिस्पॉन्सेज पे ही रोक लेंगे तो आपके घर में, आपकी पेरेंटिंग में कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. तो अब आपका फर्ज बनता है कि आप अपने बच्चे को किस तरह से और कैसे इन तीनों मोड से बचाएं. ओके, तो इन तीनों मैं आपको सजेशन यही करूंगी कि आप इस चीज को बच्चे को फेस करना सिखाएं. क्या फेस करना सिखाएं? बच्चे को फेस करना सिखाएं कि लाइफ में प्रॉब्लम्स आती रहेंगी और आपको हर सिचुएशंस का डट के सामना करना है.
टेल योर स्टोरीज। आपने भी तो अपनी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स फेस की हैं। आप एक बच्चा थे, आप एक टीनेजर बने, तो आप भी अपनी स्टोरीज को बताते हुए अपने बच्चे को फेस करना सिखाइए। ये 4 F's आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट विल चेंज द एंटायर पेरेंटिंग स्किल्स ओनली, अगर आप इन पे गौर करें तो, राइट। सबसे पहले अगर आप अपने बच्चे को फेस करना भी सिखाते हैं तो उसके लिए भी एक प्रोसेस है। लिसन, बच्चा आपको सुनेगा ही, जब आप उसको बात बता रहे हो सुनेगा, बट सुने कैसे? लिसन, यू हैव टू ट्रेन योर चिल्ड्रन टू लिसन टू यू, लिसन टू अंडरस्टैंड। बच्चा सुनेगा, बट व्हाई इज द चाइल्ड इज अंडरस्टैंडिंग यू और नॉट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो योर चाइल्ड शुड नॉट ओनली लिसन टू यू, दे शुड लिसन टू यू टू अंडरस्टैंड, और इस अंडरस्टैंडिंग के ऊपर उनका एक्शन या एक्ट होना चाहिए, राइट। तो इस प्रोसेस को ध्यान से सुनिएगा। यू हैव टू मेक श्योर दैट यू कम्युनिकेट। व्हेन यू कम्युनिकेट, योर चाइल्ड शुड लिसन टू यू, and the process of listening should be very important because the child should understand what you are saying, and उस अंडरस्टैंडिंग के बेस के ऊपर बच्चे का एक्शन रिएक्शन होना चाहिए। सो योर फोकस, द चाइल्ड फोकस शुड बी ऑन लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। ओके, अब लिसनिंग के लिए पीछे जाएं इसके, तो लिसनिंग के लिए आपकी कम्युनिकेशन बच्चे के साथ ओपन रहनी बहुत जरूरी है। अब कम्युनिकेशन ओपन तभी रहेगी when you will accept your child. You have to acceptance, bring your mode of parenting into more into acceptance rather than rejection. हम लोग जब बच्चा छोटा होता है ना, टॉडलर, तो उसने छोटा छोटा कोई भी काम किया होता है, whatever he will do, whatever he will learn according to his understanding, और आपने जो environment दिया होता है उसके अकॉर्डिंगली बच्चा जो सीखता है ना, हम बहुत खुश होते हैं एंड वी एक्सेप्ट एवरीथिंग। हाय, आज मेरे बच्चे ने ये किया, देखो वो कितने अच्छे से ये कर रहा है, वो कर रहा है। हम टाइम निकालते हैं और बच्चे की हर एक्टिविटी, हर अंडरस्टैंडिंग को वी एक्सेप्ट। और जब छोटा बच्चा टीनेजर बन जाता है तो उसको एक नया एनवायरनमेंट मिलता है, एक्सप्लोरेशन की स्टेज शुरू हो जाती है, डिपेंडेंट से बच्चा इंडिपेंडेंट की तरफ जाता है, तो बच्चे के न्यू एक्सपीरियंस होते हैं, नई नई अंडरस्टैंडिंग आती है बच्चे में। बच्चा आता है उसी तरह से, आपको बताता है और आप क्या कहते हो, ये गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए। रादर देन एक्सेप्टिंग, यू रिजेक्ट। तो ये जब रिजेक्शन कंटिन्यूअसली कई बार होता है तो बच्चा अपने आप को आपसे इमोशनली दूर कर लेता है। करता वो अभी भी है, वो सब कुछ करता भी रहेगा, बट द चाइल्ड विल बी वेरी सिलेक्टिव, क्या बात मॉम डैड को बताई जाए और क्या बात मॉम डैड को ना बताई जाए। यहीं पे कहीं ना कहीं इमोशनल डिस्कनेक्ट शुरू हो जाता है, लैंग्वेज कम्युनिकेशन डिस्कनेक्ट शुरू हो जाता है। आप चाहते हैं ना कि आपका बच्चा आके आपको सारी बातें बताए, तो प्लीज एक्सेप्टेंस पे ध्यान दीजिए, रिजेक्शन पे ध्यान नहीं दीजिए। क्या सही क्या गलत बाद में देखा जाएगा, वो सब बाद की बात है। कम्युनिकेशन में एक्सेप्टेंस, पॉजिटिविटी ज्यादा होनी चाहिए, राइट। सारे हम सबको, all human beings, they all need acceptance. रिजेक्शन किसको अच्छा लगता है? आपको कोई आज कह दे, we all are adults, आपको कोई, मेरे को कोई कह दे आपने ये जो सूट पहना हुआ है ये आप पे बहुत बुरा लग रहा है, बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा, क्या मुझे अच्छा लगेगा? बिल्कुल भी नहीं। कोई आपने बहुत मेहनत करके खाना बनाया और आपके हस्बैंड या आपकी मदर इन लॉ आपको कहने बिल्कुल बेस्वाद खाना है, बिल्कुल नहीं अच्छा बना, आपको अच्छा लगेगा? बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगेगा। यू आर ड्राइविंग अ कार एंड योर वाइफ टेल्स यू, बहुत ही गंदी ड्राइविंग है तुम्हारी, तो तुम्हें तो बिल्कुल पता ही नहीं है ड्राइव कैसे करना है, वो देखो वहां पे तुम्हें दिखाई भी नहीं देता, आपको अच्छा लगेगा? आपको बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगेगा। रिजेक्शन किसी को नहीं पसंद होता, इसी तरह से बच्चे को भी नहीं पसंद होता। सो इमोशनल कनेक्ट तभी होगा जब हम डोर्स ऑफ कम्युनिकेशन ओपन रखेंगे, डोर्स ऑफ इंटरेक्शन ओपन रखेंगे, डोर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग वी हैव टू ओपन अप, डोर्स ऑफ ट्रस्ट, डोर्स ऑफ फ्रेंडशिप खुले रखेंगे। इन अ नटशेल इफ आई से, अपने दिमाग के दरवाजे खुले रखिए। दुखी राम नहीं बने रहना है, खुशी राम बन के रहना है, राइट। बच्चों को भी दुखी राम नहीं पसंद आते हैं। सो इफ यू हैव अ स्माइल ऑन योर फेस and you are accepting everything as it is coming, nothing will happen. I am telling you, parenting is difficult, but it is not impossible. इतना मुश्किल भी नहीं होता, हमें अपनी ट्यूनिंग यहाँ से थोड़ी सी चेंज करनी पड़ती है।
मारना, चीखना, येलिंग, टेलिंग से बच्चे आपसे कनेक्शन नहीं रखते, इमोशनली दूर हो जाते हैं। हम चाहते तो हैं बच्चों का भला, बट अनजाने में हम बच्चों का भला नहीं करते, हम उनको अपने से दूर कर देते हैं, राइट? तो जाते जाते मैं आपको एक छोटी सी बात बता के जाऊंगी, उसको अगर आप मुझे देख रहे हैं तो लिख लीजिए, because it is going to be very very, I can see so many people are there with me. Manjeet ma'am, thank you so much for watching me. I am so happy that you are continuously watching my videos whenever I am live. I get your blessings. I am so happy. Thank you so much, Manjeet ma'am. Ananya is watching me. Thank you, Ananya. Miss Grover, you're written absolutely. I'm so happy, dear, that you are understanding what I want to say. If you have any questions related to parenting, you can please write down in the chat box. I would love to answer your questions, my dear friends. Okay, अब जाते जाते मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगी. You have to write it down, क्योंकि जैसे ये सेशन खत्म हो जाएगा ना, ये चीज आपके दिमाग से उड़ जाएगी. So you have to write it down. Now listen, हमारी सबकी जिंदगी में इंसिडेंट्स होते हैं. इंसिडेंट्स, कोई ना कोई घटनाएं, इंसिडेंट्स जो होते हैं, मतलब हर एक की लाइफ में. अब ये भी एक इंसिडेंस है जो मैं आपके साथ बात कर रही हूँ. ये सारे के सारे इंसिडेंट्स जो होते हैं ना, ये आपके इमोशंस को जोड़ते हैं. ये कहीं ना कहीं आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी बनाते हैं. अब ये इमोशंस जो होते हैं, ये आपके बिलीफ को स्ट्रॉन्ग करते हैं. स्ट्रॉन्ग बिलीफ, वीक बिलीफ डिपेंड्स अपॉन द इंसिडेंट्स एंड द इमोशंस. इंसिडेंट्स क्या बनाते हैं? इमोशंस. इमोशंस से बिलीफ स्ट्रॉन्ग होता है, और बिलीफ से हमारा बिहेवियर बनता है, और बिहेवियर से बनते हैं ह्यूमन बीइंग्स. अच्छे बुरे ये डिपेंड करता है इंसिडेंट्स कैसा था, उसके ऊपर आपका इमोशन कैसा था, इमोशन से रिलेटेड बिलीफ्स कैसे थे, और बिलीफ से लेके आपका बिहेवियर कैसा बना. सो दीज आर ऑल इंटरकनेक्टेड. सो इफ यू वांट that your children should stay with you for a longer period of time, connected, and they are emotionally connected to you forever and ever, आपको इमोशंस और बिलीफ पे काम करना है. क्योंकि इंसिडेंट्स तो होते रहते हैं, और हम बच्चों को हमेशा उनके बिहेवियर के लिए मना करते हैं. टीवी ज्यादातर देख रहा है, तेरा बिहेवियर नहीं अच्छा. रात को तूने पढ़ाई नहीं की, तेरा बिहेवियर. तेरे नंबर नहीं अच्छे आए, तेरा बिहेवियर खराब है. अरे हम ह्यूमन बीइंग पे काम कर रहे हैं, हम बच्चों पे काम कर रहे हैं, उनके बिहेवियर पे काम नहीं कर रहे. यू आर अ बैड बॉय, यू आर अ गुड गर्ल, यू आर अ गुड गर्ल, यू आर अ बैड बॉय. हम इसी में फंसे रह जाते हैं. बच्चा बैड और गुड के बियॉन्ड भी बहुत कुछ है. हम लोग उस चीज तक पहुंच ही नहीं पाते, और वो चीज हिडन है. दैट इज कॉल्ड एज बच्चे का बिलीफ सिस्टम एंड बच्चे के इमोशंस. पेरेंट बीइंग पेरेंट, हमें बच्चे के इंसिडेंट्स तो रोज होते रहेंगे. बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, सारे इंसिडेंट्स हैं, घटनाएं हैं. बट आपको काम कहाँ करने की जरूरत है? उनके इमोशंस पे और उनके बिलीव्स पे. तो माय डियर पेरेंट्स, इफ यू आर वाचिंग मी राइट नाउ, आई एम गोइंग टू टेक अनदर सेशन आल्सो नेक्स्ट टाइम, जिसमें मैं इमोशंस और बिलीफ को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है इसी के बारे में बात करूंगी. पेरेंटिंग कुछ एक स्किल्स कैसी हैं, और हम पेरेंटिंग के जर्नी में कौन कौन सी मिस्टेक्स करते हैं, इसके बारे में बात करूंगी. नेक्स्ट वेडनेसडे आई एम गोइंग टू कम लाइव अगेन विद दिस टॉपिक ओनली, that what are the 4 parenting mistakes that we do, जाने अनजाने, and how to work on the emotions and the belief system of the children, so that we make not only humans but being humans, right? और I wish you a very very happy लोहड़ी. कल को लोहड़ी है. मैं भगवान जी से आप सबके लिए दुआ करती हूँ कि इस खतरनाक टाइम पे आप सब अपना ख्याल रखिए. और just for a moment, I'm sharing my screen with all of you. You can see my digital footprints. Yeah, here are my digital footprints. You can follow me. You can follow me on my various. This is my email address. This is my WhatsApp number. We run lot of WhatsApp communities that are free of cost. Okay. And so you can follow me on my Insta account, my Facebook account, and my YouTube video. If you want to take more such tips, you can please subscribe to my YouTube channel also. And we take online sessions also, one-to-one sessions also.
and I'm going to post one video every week, one online session like this also every week. So everybody, please, if you want to be a part of our Happy Parenting group, which is just free of cost service for the society, you can just SMS your name on this number. I'll add you in my group. This way I help the society for parenting tips and to all the problems that are related to parenting, right? So you can, all those who are watching me live right now can please write down your feedbacks. Give me your feedbacks in the feedback column. I'll be very happy. And rest, everything is fine. I love you all. Thank you for participation, and thank you all for being there with me in this journey. I love you so much, and we are going to meet next Wednesday once again, same time. Thank you so much for watching me. All the best. Bye-bye and happy parenting.